हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकेंड। मैं डॉक्टर रक्षा मिश्रा आज आपका जो लेक्चर लूँगी वो अपना टॉपिक जो पहले दो लेक्चर्स लिए उसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सीरीज चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 3 लूँगी, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे मक्का के बारे में और मेज़ के बारे में, या उसको कॉर्न भी कहते हैं। और इसका जो हिंदी में नाम है वो है मक्का, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है जिया मेज, जो मैंने लिखा हुआ भी है। और इसकी जो फैमिली है, जैसे कि पहले मैं सबसे पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि सीरियल्स की फैमिली पोएसी में आती है, तो इसकी भी फैमिली पोएसी ही है। अब अगर हम ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना चाहें तो हम ये देखेंगे कि जो मक्का है वो, जो अभी तक हमने वीट और राइस पढ़ा है, उसके बाद नेक्स्ट महत्वपूर्ण धान्य जो है उस फसलों में से ये भी एक है। इसकी जो एनुअल पैदावार होती है या वार्षिक पैदावार होती है, उसका उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से ये गेहूं और चावल के बाद आता है। और मक्का के जो प्राकृतिक स्थान है, नेटिव लैंड जो है, वो उसके बारे में अभी तक लोगों को पता नहीं है। बड़े अलग अलग सबके विचार हैं, परंतु आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल जो हमें प्रूफ्स मिले हैं उससे ये पता चलता है कि 5000 वर्ष पूर्व मैक्सिको के मध्य में दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में एक जंगली पौधे के रूप में पैदा हुआ था, और बाद में इसके अंदर म्यूटेशंस और नेचुरल सिलेक्शन से ये एक बहुत महत्वपूर्ण धान्य फसल बन गया है। और इसके अंदर जो है ये कम से कम विश्व का उत्पादन का लगभग 44% भाग अमेरिका में उगाया जाता है। अब इसकी जो हाइब्रिड वेराइटीज़ है वो खूब उपयोग में आने लगी है, उससे जो है पैदावार भी खूब होती है। और भारत के अंदर इसकी खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से की जाती है। और पंजाब का तो ये एक जो है पंजाब का एक बहुत महत्वपूर्ण और मुख्य खाना है। वहाँ मक्का की रोटी और सरसों का साग बहुत ज़्यादा खाया जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो हम अगर बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में देखें तो मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाया हुआ है, उसको आप देखते जाइएगा कि इसके अंदर जो लंबाई जो होती है वो 90 टू 150 सेंटीमीटर तक होती है। ये एनुअल है और द्विलिंगाश्री है, मोनोइशियस है, मीन्स दोनों मेल एंड फीमेल एक ही के ऊपर होते हैं। और नर और मादा पुष्प एक ही पादप पर भिन्न भिन्न पुष्पक्रमों में व्यवस्थित होते हैं। जो नर पुष्प होता है वो सबसे ऊपर अपेक्स पे होता है, पुष्पक्रम में अगस्त पुष्पक्रम में लगा हुआ होता है, और इसे टैसल कहते हैं, जो कि मैंने देखी आप डायग्राम में बनाया है सबसे ऊपर टैसल। जो टैसल स्पाइकलेट्स हैं इनको स्पाइकलेट्स कहा जाता है या पैनिकल कहा जाता है। और हर एक स्पाइकलेट में 2 पुष्प होते हैं। इनमें से एक तो पेडस्लेट होता है और एक जो है सवृंत होता है और एक अवृंत होता है। जो मादा पुष्पक्रम है वो पर्ण के कक्ष में नीचे देखिए, नीचे मैंने आपको नीचे भी डायग्राम बनाया हुआ है, उसी में टासल के नीचे देखिए जो लीफ होती है, पत्ती होती है, उसके कक्ष में पुष्पक्रम के पर्ण के कक्ष में जो है एक मादा फूल उपस्थित होता है, जिससे भुट्टा या कॉब कहते हैं। ये जो भुट्टा होता है इसके मध्य में शैंक, इसको शैंक भी कहते हैं मध्य में, और इसमें अत्यंत छोटे पर्व होते हैं। मध्यांग के निचली पर्व संधियों से उत्पन्न पत्तियां कॉब को चारों तरफ से घेरे रहती हैं, और इन पर्णों को स्पैथ या हस्क कहते हैं। जो कॉब को घेरे रहती है उसे हस्क कहते हैं। जो भुट्टा है और पिस्टिलेट पुष्पक्रम में एक छोटी मोटी अक्ष पर मादा शुक्रिकाएं व्यवस्थित होती हैं। इन शुक्रिका में 2 पुष्प लगते हैं। इनमें से केवल एक ही पुष्प फर्टाइल होता है, दूसरा अबॉर्टिव होता है। और एक भुट्टे में जो फर्टिलिटी है या जनन क्षमता मादा पुष्पों की कम से कम 2 से 84 पंक्तियों में होती है, और हर एक पंक्ति में लगभग 50 फ्लावर्स पाए जाते हैं। और प्रत्येक फीमेल फ्लावर में एक लंबी 30 टू 40 सेंटीमीटर बारीक रेशमी स्टाइल निकलती है, जो भूसी या सफेद पर्णों से काफी बाहर तक लटकी रहती है। एक भुट्टे की जो समस्त वर्तिकाओं का सामूहिक रूप से भुट्टे की जो दाढ़ी सिल्क कहलाती है।
और मक्का के जो स्तंभ की निचली पर्वतसंधियों से अनेक टॉप रूट्स निकलती हैं जो पादप को मृदा में स्थिर रखती हैं। इसके अतिरिक्त जो एडवेंटिशियस रेशमे रूट सिस्टम है वो जल अवशोषण का कार्य करते हैं। तो ये आपका सारा मैंने जो बताया ये बॉटनिकल करेक्टर है जो मैंने डायग्राम के द्वारा भी आपको बता दिया है। अब है क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन। क्लाइमेट अगर हम देखें तो मक्का जो है वो हर तरह के एनवायरनमेंट में जलवायु में उगने के लिए विलक्षण है और इसके अंदर बहुत अत्यधिक अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। ये हर परिस्थिति में अपने आप को अडेप्ट करके और सरवाइव कर लेता है। हालांकि मूल रूप से ये सब ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है परंतु कभी कभी ट्रॉपिकल प्रदेशों में भी ये उग जाता है। इसे वर्ष में किसी भी समय लगाया जा सकता है और रात्रि का जो जहाँ पर अधिकतर अगर देखें तो जहाँ रात को 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर होता है वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और अगर हम इसके बारे में देखें तो इसके अंदर समर के अंदर उगाने पर सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और शीत ऋतु में या वर्षा ऋतु में बिना सिंचाई के ये आराम से उग जाता है। बीजांकुरण के लिए औसत से कम सम सीडलिंग्स बनाने के लिए इसमें 15 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और अगर हम इसके सॉइल के बारे में देखें तो वैसे तो ये हर प्रकार की मृदा में उग जाता है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये हर तरह के एनवायरनमेंट में अडेप्टेड होता है। लेकिन फिर भी अगर इसकी बहुत ज़्यादा आपको पैदावार चाहिए तो फर्टाइल जो है फर्टाइल पैदावार चाहिए तो उसके लिए जल निकासी वाली जो दोमट मृदा होती है वो सबसे अच्छी पाई जाती है। इंडो गैंजेटिक मैदान में मक्का की कृषि सबसे ज़्यादा अच्छी होती है और इसकी जो सॉइल हो उसके पीएच 5 से 8 के मध्य ही होने चाहिए। और जब हम इसके बुआई करते हैं उस समय हमें भूमि की तैयारी भी करनी होती है। तो भारत में मक्का की जो खरीफ फसल के रूप में बोया जाता है इसको और बोने से पहले खेत को कम से कम 4 या 5 बार जोता जाता है, जुताई की जाती है। बीच बीच में मिट्टी पलटने वाले हल का भी प्रयोग किया जाता है। मक्का के लिए कॉम्पैक्ट सॉइल चाहिए होती है और जुताई से मिट्टी को भूरी भूरी बना लेते, मतलब मिट्टी एकदम अलग अलग कण हो जाते हैं मिट्टी के और खरपतवारों को निकाल दिया जाता है। और इसके अंदर खाद प्रचुर मात्रा में डालते हैं, बहुत सारी खाद चाहिए होती है और जो गोबर की या कंपोस्ट खाद काम में ली जाती है। अगर हम इसको देखें तो नाइट्रोजन जो है संकरण किस्मों के लिए 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता भी होती है। और ये जो 3 बार इसको नाइट्रोजन 3 बार दी जाती है, पहली बार बुआई के समय, दूसरी बार और जब पादप जब घुटनों की ऊंचाई तक हो जाए तब इसको तीसरी बार नर पुष्प टैसल के विकसित होने, जब टैसल तैयार हो जाते हैं उस समय इसको नाइट्रोजन दी जाती है। और अगर हम देखें कि बीज बुवाई जो है भारत में मक्का की बुवाई ज़्यादातर जून जुलाई में होती है और कटाई इसकी सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। जो बुवाई होती है वो छिड़काव विधि द्वारा या हल के साथ नायले से की जाती है। बुवाई के लिए मशीनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। और सिंचाई अगर हम देखें तो मक्का जो है वो वर्षा ऋतु में इसकी सिंचाई वर्षा ऋतु में की जाती है। इस समय अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, जितना भी पानी मिलता है बरसात से आता है वो उतना ही बहुत होता है। और गर्मियों में या शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल के लिए आवश्यकता अनुसार कम से कम 3 से 4 सिंचाइयाँ की जाती हैं। तो तरुण पौधे को जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और हार्वेस्टिंग का जो टाइम है जब भुट्टों को की जो आवृत पर्णों तथा हस का रंग भूरा हो जाता है, दाने कड़े और शुष्क हो जाते हैं, तब सड़ी फसल से भुट्टों को तोड़ लिया जाता है और छीलकर साफ मैदान में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखे भुट्टों को पीटकर दाने पृथक कर लिए जाते हैं, अलग अलग कर दिए जाते हैं और भुट्टों को तोड़ने के बाद फसल को काटकर चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो इसका सारा सिंचाई हार्वेस्टिंग का हो गया। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी जो है वैरायटीज मेज कितने प्रकार के पाए जाते हैं। इसके अंदर कई तरह की जो है किस्में हैं। जो इम्पोर्टेंट कुछ किस्में मैं इसमें बता रही हूँ।
ये जो मेज़ है, इसकी लंबाई, इसके वृद्धि काल और दोनों के लक्षणों में भिन्नता रखते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण मुख्यतः भ्रूणपोष के लक्षणों तथा दानों के मतलब भूसे की उपस्थिति के आधार पे किया गया है। जैसे सबसे पहले पॉडकॉर्न है, जो कि जियामीज ट्यूनिकेटा है। ये मक्का की सबसे प्राचीन किस्म है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये बहुत अनुपयोगी है। इसका जो दाना है वो बहुत थोड़े से भूसे से ही ढका हुआ होता है, और ये भूसा भुट्टे को आवृत किए जाने या भूसे का स्पेथ के अतिरिक्त होता है ये। तो फिर नेक्स्ट है सॉफ्ट या फ्लोर कॉर्न। ये जियामेज माइलेसिया है इसका, उसको कहते हैं ये। और इसका भ्रूणपोष काफ़ी नरम होता है और स्टार्च से भरा होता है। तो इसकी कृषि अमेरिका में बहुत ज़्यादा की जाती है फ्लोर कॉर्न की। और इंडिया में भी पंजाब के अंदर इसको बहुत यूज़ किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है और सरसों के साग के साथ खाया जाता है। नेक्स्ट है पॉपकॉर्न, जो जियामेज एवर्टा के है इसका नाम। इसके भ्रूणपोष में आँच व पॉपिंग की अद्भुत क्षमता होती है, फुल्ली बनाने की। दाने को भूनने पर इसका भ्रूणपोष उलटकर बाहर की ओर नम फफूंदों के रूप में फट जाता है। इससे जो इसे पॉप कहते हैं। और पॉपकॉर्न का दाना छोटा, कम चौड़ा, लंबा, अंडाकार और सख्त होता है। पॉप बनने का कारण यह है कि उच्च ताप से भ्रूणकोश के स्टार्च में उपस्थित आर्द्रता तेज गति से प्रसारित होती है, जिससे दाना पॉप बन जाता है। और ये ज़्यादातर अमेरिकन देशों पर, आजकल इंडिया में भी पॉपकॉर्न को बहुत लाइक किया जाता है। फिर है स्वीट कॉर्न, दैट इज जिया मेज सेकरेटा। इस मक्का के जो भ्रूणकोश में शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है, क्योंकि अधिकांश स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। जो स्टार्च उपस्थित होता है वो शर्करा बन जाती है। इसका दाना चौड़ा, वेज शेप्ड और सतह झुर्रीदार होती है। इसके मुख्य भुट्टे के रूप में उबालकर या भूनकर खाया जाता है। नेक्स्ट है डेंट कॉर्न, जो कि जियामेज अमेरिकाना है। इसके दाने के ऊपरी हिस्से पे एक डेंट पाया जाता है, जिसके कारण भ्रूणपोष के सिकुड़ने से होता है। भ्रूणकोश सिकुड़ जाता है, इसलिए डेंट बनता है। और परिपक्व दाने में भ्रूणकोश कड़ा हो जाता है और दाने की जो पार्श्व सतह है वो स्थित हो जाती है। इसकी पैदावार यूएसए में अत्यधिक की जाती है। तो ये सब मैंने आपको जो बताए, ये कई वैरायटीज हैं मेज़ की। तो अब मैं नेक्स्ट बताऊंगी आपको प्रोटेक्शन। प्लांट्स के अंदर डिजीजेस, बैक्टीरियल, वायरल या फंगल डिजीजेस बहुत पाई जाती हैं। और मक्का की जो फसल है वो फंगल डिजीज से सबसे ज़्यादा ग्रसित रहती है। इसके रोकथाम के लिए हम बॉडेक्स मिक्सचर, फाइटोलॉन, पैरेनॉक्स ये सब यूज़ करते हैं, इसका छिड़काव करते हैं। और जो प्लांट डिजीज हैं वो, जैसे कुछ नाम मैं बता देती हूँ, जैसे हेडस्मट, ये बहुत ज़्यादा होती है। और हम देखेंगे कॉमन स्पॉट, जो अस्ट्रेलोगोमेडिस से होती है। ये रोग भारत में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये वाला रोग। और लीफ ब्लाइट, ये हेलमिंथोस्पोरियम मैडिस से होता है। भूरा बिंदु, ब्राउन स्पॉट और बैक्टीरियल स्टॉक रॉट, ये सब जो है ये डिजीजेज हैं। और इंसेक्ट पेस्ट से भी हमको इनको बचाना होता है। इंसेक्ट पेस्ट भी बहुत ज़्यादा जो है वो करते हैं। इसके लिए हम एंडोसल्फान और लिंडेन बीएचसी का छिड़काव करते हैं। अब अगर हम देखें तो इसकी जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं वो भी काफ़ी पाई गई हैं। प्रजनन कार्य के लिए मक्का एक बहुत अच्छा प्लांट है। IARI द्वारा मक्का की कई उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। इनमें सिंगल हाइब्रिड, डबल हाइब्रिड, कॉम्पोजिट किस्मों को रखा गया है। भारत के अंदर अभी इस समय मक्का की परंपरागत किस्मतों की कृषि बिल्कुल बहुत कम कृषि की जाती है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट द्वारा विकसित की जा रही है। इसकी जो है भारत के अंदर ये एक संस्था है, जिससे यहाँ मक्का की कई किस्में विकसित की जा रही हैं, जो कि मैं आपको बताती हूँ। एक तो सबसे पहले है डबल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटीज, जो मैंने लिखा हुआ भी है। डबल क्रॉस वेराइटीज जो है हाइब्रिड वेराइटी, मैंने हाइब्रिड लिखना भूल गई हूँ। तो ये जो वैरायटी है ये और नेक्स्ट है कॉम्पोजिट वेराइटीज़,
उसके बाद कॉम्पोजिट सुपीरियर वेराइटीज, इतनी सारी वेराइटीज। और राजस्थान के अंदर जो सबसे उपयुक्त है वो है शक्ति और रतन वेराइटी। अब हम अगर इसके उपयोगों के बारे में जाने तो मक्का के अंदर चिपकने वाला ग्लूटीन का अभाव होता है जो कि गेहूं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको डबल रोटी बनाने के काम में लिया जाता है। और भारत के अंदर इसकी खिचड़ी भी बनाई जाती है और रोटी भी बनाई जाती है। और कच्चे कच्चे या दूध या भुट्टो को भूनकर उबालकर पकौड़ी का के रूप में भी खाया जाता है। इसके दानों को पॉपकॉर्न बना करके भी खाया जाता है। दानों के कई प्रकार के अल्कोहलिक पेय भी बनाए जाते हैं। और इसके अंदर इसके औद्योगिक उत्पादन जैसे कॉर्न स्टार्च, कॉर्न शुगर, कॉर्न ऑयल आदि भी बनाए जाते हैं। और चारा और दाने दुधारू और मांस देने वाले पशुओं को भी खिलाए जाते हैं। तो ये सब इसके उपयोग के बारे में है।